एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी के। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो स्ट्रेटेजी का है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपके पास पहुंच चुका है। अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे। हम वे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत ही रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने किया था हमने अराउंड 13 क्वेश्चंस किए थे, उनके काफी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जैसे कि 5 से 6 पॉइंट हर क्वेश्चन के हमने डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे 5 से 6 क्वेश्चन मतलब पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे, प्लस हम और 14 से 15 क्वेश्चंस करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। मेन है कि हमें कितनी चीजें और पता लग रही हैं, कितनी चीजें एक्स्ट्रा पता लग रही हैं, ठीक है। जो हमने पहले 13 क्वेश्चंस किए थे, आई होप आप सबने वो पढ़ लिए होंगे। आज हमारा जीके का स्टैटिक पार्ट है वो सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो हम अब शुरू करने जा रहे हैं जीके का स्टैटिक सेकंड पार्ट, ठीक है। ध्यान से करने हैं आप लोगों को, आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, मैं टाइम दूंगा आप लोगों को अटेम्प्ट करने का। मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा आपको, कुछ फैक्ट्स आपसे पूछूंगा भी, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है विच रिवर इज नोन एज सोर ऑफ बिहार। आई नो इट्स इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको हर चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो सोर ऑफ बिहार का मतलब क्या है, पहले यहाँ पे सोरो क्यों कह रहे हैं इसको। सोरो मतलब दुख लेके आना, ठीक है। सोरो मतलब क्या लेके आना, दुख लेके आना। और दुख लेके आना मतलब कोई भी अगर नदी देखिए, नदी बहुत काम आती है बेटा, आपकी इस जो सिंचाई होती है नदी काम आती है, बिजली पैदा होती है नदी काम आती है। बट ऐसा काम जब नदी एक सोरो के रूप में आए, एक दुख के रूप में आए, सोरो मतलब वो भार लेके आ रही है, वो फ्लड लेके आ रही है, तब उस वाक्य बोलोगे। तो देखो बेटा, सोरो ऑफ बिहार क्या कर देंगे आप, कोसी रिवर, ठीक है। सोरो ऑफ बिहार आप क्या कर देंगे, कोसी रिवर कर देंगे। यही आपको वो पूछे सोरो ऑफ बंगाल, ठीक है। सोरो ऑफ क्या पूछ ले बेटा, बंगाल पूछ ले, तो आप क्या कर देंगे, दामोदर रिवर, क्या कर देंगे, दामोदर रिवर कर देंगे आप, ठीक है। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन जो होते हैं बेटा आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार तो बेटा यही पूछा गया था कि सोरो ऑफ चाइना, ठीक है, सोरो ऑफ चाइना, ठीक है। फिर सोरो ऑफ असम, ठीक है। फिर क्या पूछा बेटा, सोरो ऑफ असम, ठीक है। असम में कौन सी ऐसी नदी है जो सोरो लाती है, दुख लाती है, तो वो ब्रह्मपुत्र है बेटा, ठीक है। तो बेटे ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारा चीज आनी चाहिए, बट आपको जो बेसिक चीजें हैं एटलीस्ट वो पता होना चाहिए कि कौन सी नदी है ऐसी जो फ्लड लेके आती है, ठीक है। पंजाब के लिए अलग होगा, हर स्टेट का अलग होगा। अब हमें हर स्टेट का करना हमारे लिए फिजिबल नहीं है, तो हम वो करते हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। तो आई होप आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था कि विच रिवर इज नोन एज सोरो बिहार, तो आपने क्या किया, कोसी इसका आंसर कर दिया, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। अपने क्वेश्चन है नेम द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। मेट्रो मैन, ठीक है, मेट्रो मैन कौन थे इंडिया के, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको ये नहीं है, इसका मतलब क्या है ये समझिए जरा। मेट्रो का जो समझ लीजिए स्टार्टिंग किया वो किसने करा। मेट्रो आप जानते हैं, आप दिल्ली मेट्रो जानते होंगे, आप मुंबई मेट्रो जानते होंगे, आप हैदराबाद मेट्रो जानते होंगे, आप जयपुर मेट्रो जानते होंगे, लखनऊ मेट्रो जानते होंगे, बहुत सारी मेट्रोज हैं इंडिया में। तो मेट्रो मैन जो थे वो कौन थे, श्रीधर, ठीक है, श्रीधर, ठीक है। श्रीधर जो थे वो क्या थे बेटे, मेट्रो मैन, ठीक है। इन्होंने शुरू किया था। सबसे पुरानी मेट्रो बेटा कौन सी है आपकी, कोलकाता मेट्रो, ठीक है। कोलकाता मेट्रो जो है बेटा वो आपकी सबसे पुरानी मेट्रो है। ऐसी मेट्रो जिसमें आप कह लीजिए फर्स्ट टाइम, दिल्ली मेट्रो में आपने देखा होगा, ऐसी मेट्रो जिसका खुद का ऑन एफएम रेडियो है वो है आपकी लखनऊ मेट्रो। वो कौन सी है आपकी, लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो वो मेट्रो है जिसका खुद का ओन एफएम रेडियो भी है और अंदर वॉशरूम्स भी हैं, जबकि दिल्ली मेट्रो में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और मेट्रो पेपर में काफी पूछा गया है, मेट्रो कम्स अंडर, मेट्रो कम्स अंडर, मेट्रो किसके अंडर आती है। तो बेटे उसका आंसर क्या रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। कई बच्चों ने आंसर रेलवेज किया होगा, रेलवेज के अंदर मेट्रो नहीं आती, रेलवेज के अंदर मेट्रो नहीं आती। आपको ये बात का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, याद रखिएगा कि मेट्रो जो आती है किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है, मेट्रो के बारे में, ठीक है। और दिल्ली मेट्रो ग्रीन मेट्रो हमारी सबसे, अगर ग्रीन मेट्रो, ग्रीन मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, जो जीरो कार्बन एमिट करती है, जो जीरो कार्बन एमिट करती है। तो दिल्ली मेट्रो बेटा क्या है आपकी, ग्रीन मेट्रो है, ठीक है। आपने सुना होगा डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो ये कुछ भी जो है ये सेंटर के अंदर आता है, सब कुछ सरकार जो स्टेट की सरकार है उसके अंदर नहीं आती है मेट्रो, ना ही रेलवे के अंदर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जिसके मंत्री कौन है, हरदीप सिंह
पुरी, मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो है बेटे वो क्या है बेटे, वो इसके मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के। उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक्स्ट्रा चार्ज भी है, ठीक है, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का बेटे एक्स्ट्रा चार्ज भी है, ठीक है। तो ये आपके पहले 2 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। मैं आपको यही कहता रहूंगा, आपको कोई डाउट होगा, आपको कोई डाउट होगा आप पूछेंगे जरूर, ठीक है। जब आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है, तब भी आपको कोई डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं अब 3rd क्वेश्चन की ओर बेटा बढ़ने वाला हूं। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3rd क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस डन इन विच ईयर। तो पॉपुलेशन सेंसस आप जानते होंगे, सेंसस पे बेटा काफी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कई बार तो ये पूछते हैं कि मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सी गई लास्ट सेंसस में, कई बार पूछते हैं कि मोस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सी गई, लीस्ट पॉपुलर स्टेट सी कौन सी गई। तो ऐसे काफी क्वेश्चन किस पे आते हैं, सेंसस पे, ठीक है। जो आपके इंडिया का पहला, मतलब तब इंडिया नहीं था बेटा, बिकॉज इंडिया तो 1947 में आया ना बेटा, इंडिया तो एग्जिस्टेंस में कब आया, 1947 में। जो पहला सेंसस हुआ कब हुआ था, 1872 में। पहला सेंसस 1872, 1872 में पहला सेंसस हुआ था। आपको पता होगा सेंसस जो होता है हर 10 वर्ष के बाद होता है, हर आफ्टर एवरी 10 ईयर्स जो होता है वो सेंसस कंडक्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन आता होता है कि 2011 में जो सेंसस हुआ, 2011 में जो सेंसस हुआ वो इंडिया का कितनावां सेंसस था। तो 15th सेंसस बोलते हैं इसको, 15th सेंसस बोलते हैं, ठीक है। इसका मोटो क्या था, आर सेंसस आर फ्यूचर, आर सेंसस आर फ्यूचर। अब एक चीज देखिए, 1951 में इंडिया का पहला सेंसस हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए 1961, 1971, 81, 91, 2001, 11, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटे 7th जो था, समझिए आजादी के बाद अगर बात करेंगे, इंडिपेंडेंस के बाद अगर बात करेंगे, तो जो 2011 का था वो 7th था। और जो 2021 में होना बेटा, 21 में जो नेक्स्ट ईयर होगा वो बेटा कौन सा होगा, वो 8th होगा। वो कौन सा होगा बेटे, 8th होगा। और अगर हम यहां से देखें तो 81, 91, ठीक है, और सॉरी 81 हो गया, 91 आ गया आपका, ठीक है, फिर 1901 आ गया, फिर 1911, 21, 31, 41, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 पहले और 7 बाद में 14, और अब ये जो है बेटा ये अब होने वाला है आपका 2021 में, ठीक है। तो इस बात को समझ रखिएगा। वो आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछ रहा है, बिफोर इंडिपेंडेंस पूछ रहा है। इसको आप काउंट कर लीजिएगा, काउंट करने के बाद ही आपको जो है उसका आंसर करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन काफी और बनते हैं सेंसस से, जैसे 2011 में अगर वो पूछे सबसे लिटरेट स्टेट कौन सी थी, तो आप जानते हैं केरला। अब एग्जाम में वो कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। तो उन्होंने लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या पुट कर लिया कि केरला का लिटरेसी रेट है कितना। ऑप्शन बहुत क्लोज दिए गए, आंसर था इसका 93.9%, 93.9%। तो सेंसस बेटा जो आपको पूरा पढ़ना होता है, 2011 का सेंसस आप एक बार पूरा पढ़ेंगे, आप कहेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बार, ठीक है। कौन सी लिटरेट स्टेट है, कौन सी सबसे कम लिटरेट स्टेट है, कौन सी पॉपुलर स्टेट है। देखिए डेंसिटी पूछे पॉपुलेशन की, डेंसिटी वाइज पूछे आपको पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पे है, तो आप बिहार करेंगे, क्या करेंगे, बिहार करेंगे। नॉर्मल आपको पूछे पॉपुलेशन कहां पे है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे यूपी, ठीक है। तो इसमें देखो एक वर्ड का फर्क आ रहा है, बट आंसर में जो है वो डिफरेंस वो तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक है बेटे। अगला क्वेश्चन देखिए आप बेटा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज डैश मेंबर बॉडी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बेटा वो डैश मेंबर बॉडी है, मतलब कितने मेंबर बॉडी है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस बात को आप समझिए बेटा कि सबसे पहला जो आपका है इलेक्शन कमीशन, क्या है बेटा आपका इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी और क्या चीजें हैं मैं वो आपको सारी बताने वाला हूं, ठीक है। तो बेटा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेटे ये बना आपका 25 जनवरी 1950 को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना, 25 जनवरी 1950 को बना बेटा, ठीक है। तो 25 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं कब, 25 जन को। क्यों, क्योंकि 25 जन 1950 को आपका इलेक्शन कमीशन जो बेटा वो एस्टैब्लिश्ड हो गया था। अब ये कितनी मेंबर बॉडी हो चुकी है, ठीक है। एक होते हैं सीईसी, एक होते हैं सीईसी और 2 होते हैं ईसी,
दो क्या होते हैं ईसी। अब सीईसी का मतलब क्या बेटा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सीईसी का मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ पे क्या है इलेक्शन कमिश्नर। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि 3 मेंबर की बॉडी है। और आपको मैं एक और पॉइंट बेटा यहाँ पे जरूरी नोट करा दूं आपको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये कौन कौन से इलेक्शन करवाती है, एमएलए, एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन। ये सारे इलेक्शन कौन करवाता है बेटा, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ठीक है, कौन से नहीं कराता, एग्जाम में ये पूछते हैं, पंचायती, ठीक है, और दूसरा कोई भी म्युनिसिपैलिटी का हो या काउंसिलर का इलेक्शन हो। ठीक है, या काउंसिलर का इलेक्शन हो तो वो कौन नहीं करवाता, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता। वो कौन कराता है बेटा, वो आपकी स्टेट कराती है, वो आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, समझना है इस बात को। ठीक है, कि जो स्टेट है वो करवा रही है पंचायती और काउंसिलर के, बाकी एमएलए, एमपी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सबके इलेक्शन करवाता कौन है बेटे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है? ठीक है, क्या आपको पता मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है वो किस आर्टिकल के अंदर आती है? ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप सब जब ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, पॉज करें, आंसर करें और खुद भी अश्योर रहें कि आप जो कह रहे हैं सही है या कर रहे हैं सही है कि नहीं सही है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें आपको खुद भी करनी होती हैं बेटा। ठीक है, तो मैं बीच में जानबूझ के आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा ताकि आप उन पर ध्यान जरूर दें। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि फाइनेंस कमीशन आखिर चीज क्या है, क्यों बनाई गई, क्या है। ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको बेटा। सबसे पहले बेटे बात को समझिएगा, सबसे पहले फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर आती है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन बेटा आर्टिकल 280 के अंदर आती है बेटा। उसके बाद फाइनेंस कमीशन बेटा जो होता है ये हर 5 साल बाद बनती है। फाइनेंस कमीशन हर आफ्टर एवरी 5 ईयर के बाद बनती है। ठीक है, अब बेटे 2015 से लेके 2020 तक जो थी वो थी आपके इंडिया में 14th फाइनेंस कमीशन। अब 2020 से 2025 तक जो होगी ये आपकी 15th फाइनेंस कमीशन होगी। ठीक है, इसके जो हेड रहेंगे बेटे, इसके जो 14th फाइनेंस कमीशन के हेड वो कौन है बेटे, वाई.वी. रेड्डी थे। ठीक है, वाई.वी. रेड्डी थे। 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है बेटे, एन.के. सिंह। कौन है बेटे हेड, एन.के. सिंह। ठीक है, अब इतनी बातें जानने के बाद फाइनेंस कमीशन है क्या बेटा, टू डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, टू डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने हैं फंड, कितने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने स्टेट गवर्नमेंट को, उसके लिए फाइनेंस कमीशन को बेटा लाया जाता है। फाइनेंस कमीशन के जो हेड होते हैं वो एक कमेटी बनती है, बताते हैं किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस स्टेट को कितना देना है बेटा और किस स्टेट्स को कितना नहीं देना है, फालतू में उनको एक्सपेंडिचर उन पे नहीं करना है। ठीक है, इसका आर्टिकल हमने कर लिया है 280 है। ठीक है, अब वो पूछ सकता है कि जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थी वो कब बनी थी, वो बनी थी बेटा 1952 से लेके 57 तक। केसी निगोये जो थे बेटा, ठीक है, केसी निगोये जो थे वो क्या थे, उसके हेड थे। ठीक है, तो आप ये सारे एक बार फैक्ट्स तो देख लीजिए, एक बार सारे फैक्ट्स आप आराम से चेक करिए, देखिए। ठीक है, कि पहली जो बनी थी वो केसी निगोये थे। पहली कौन थे बेटे, पहले के केसी निगोये थे। ठीक है, 52 से 57 थी क्योंकि 51 में इसका प्रपोजल आया था। अब फाइनेंस कमीशन लास्ट जो थी बेटा 15 से 20 वाली, उसके हेड थे वाई.वी. रेड्डी। ठीक है, वो 14th फाइनेंस कमीशन थी। अब जो 15वीं फाइनेंस कमीशन बेटा आई है वो 20 से 25 है और उसके हेड कौन है बेटे, एन.के. सिंह है। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन बेटा बनाता कौन है हर 5 साल बाद, प्रेसिडेंट। कौन बनाता है बेटे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स फाइनेंस कमीशन के बारे में समझ आ गए होंगे बेटे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मूव करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये हमारा
क्वेश्चन हो गया, लोकसभा स्पीकर अपॉइंटेड बाय, ठीक है। तो ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। जब मैं बोल रहा हूं तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद सोचिएगा कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो कौन अपॉइंट करता होगा, आखिर कौन अपॉइंट करता है लोकसभा का स्पीकर। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूं, मैं क्या करता हूं, आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूं ताकि आपको समझ आ सके। इसके बारे में मैं और भी बहुत सारे फैक्ट्स बताने वाला हूं आपको, बट पहले जो मैं बोलूंगा उसको समझिए, ठीक है। देखिए 14 से लेके 19 तक हमारे 14 से लेके 19 तक हमारे जो बेटे लोकसभा के स्पीकर थे वो कौन थी, वो थी सुमित्रा महाजन। वो कौन थी, सुमित्रा महाजन। एक बात यहां पे आप और क्लियर करिए बेटे, जो लोकसभा स्पीकर होता है बेटे वो सीनियोरिटी बेसिस पे होता है। वो किस पे होता है, सीनियोरिटी बेसिस। और यहाँ पे सीनियोरिटी बेसिस का मतलब क्या है, ये नहीं कि उसने वो कितना बड़ा है उम्र में, उसने कितने इलेक्शन जीते हैं। ये बिलोंग करती थी इंदौर से और ये वहां से 5 बार एमपी रही हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी है 4th टाइम, ये 5 बार वहां से एमपी रही। तो इनको ये बेटा क्या बनी थी, स्पीकर बनी थी। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे स्पीकर अपॉइंट होता है, प्रोटम स्पीकर क्या होता है, एक एक पॉइंट समझिएगा आराम से, ठीक है। देखिए सुमित्रा महाजन यहां लोकसभा स्पीकर थी। सबसे पहले जरूरी बात, जब भी कोई लोकसभा स्पीकर बनता है वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देता है। वो अपनी पार्टी से रिजाइन करता है, अपने पद से नहीं। समझिए बात को, अगर मैं बीजेपी का हूं और मैं लोकसभा का स्पीकर बन गया हूं तो मुझे बीजेपी से रिजाइन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब लोकसभा चलेगी तो कांग्रेस भी होगी, बीजेपी भी होगी, आम आदमी पार्टी भी होगी और बहुत पार्टी होंगी। तो बायसनेस ना करूं, मैं बायस्ड ना हो जाऊं, मैं बायस्ड ना हो जाऊं तो मैं क्या करूंगा बेटे, मैं अपनी पार्टी से रिजाइन कर दूंगा, पर एमपी रहूंगा, मैं एमपी रहूंगा, मैं लोकसभा स्पीकर रहूंगा, ठीक है। अब देखिए इनका जब टेन्योर, जब 2019 में बेटा लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लोकसभा क्या हो गया बेटे, डिसॉल्व हुई। सारे जो एमपी होंगे बेटे उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया, खत्म हो गए, सब खत्म हो गया। बट स्पीकर नहीं खत्म होता, स्पीकर नहीं खत्म होता जब तक नेक्स्ट लोकसभा नहीं आ जाती। स्पीकर नहीं खत्म होगा जब तक नेक्स्ट लोकसभा नहीं आ जाती। इनके पास ऑप्शन होगा कि ये अगली असेंबली जो 19 से 24 आएगी, जो कब आएगी बेटे, 19 से 24 आएगी, उसमें प्रोटम स्पीकर बने, उसमें प्रोटम स्पीकर बने, उसमें प्रोटम स्पीकर बने। ये इनके पास ऑप्शन रहेगा, ये इनके पास क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा। देखिए प्रोटम स्पीकर जो होता है वो कोई एमपी भी बन सकता है, ठीक है, कोई भी जो नया चुन के आया है एमपी वो बन सकता है, ये जो पुराना स्पीकर था वो प्रोटम स्पीकर बन सकता है। बट प्रोटम स्पीकर का काम क्या है, प्रोटम स्पीकर का काम सिर्फ इतना है कि वो जितने नए एमपी चुन के आए हैं, देखिए जब मैं एमपी चुन के आता हूं तब मैं पूरा एमपी नहीं बनता जब तक मैं ओथ नहीं ले लेता। तो बेटे प्रोटम स्पीकर का काम क्या है, ओथ दिलवाना। जब वो ओथ दिलवा देगा प्रोटम स्पीकर काम क्या है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है सुमित्रा महाजन पे वो आती के नहीं आती हैं, ठीक है। तो वो नहीं आई, तो इस बार अगर आप देखें 2019 में तो एक नए प्रोटम स्पीकर आए। मैं चाहूंगा कि आप लोग नाम बोलें, ठीक है, आप लोग नाम जब क्लास देख रहे हो तो आप लोग करें, ठीक है। तो बेटा प्रोटम स्पीकर आए। प्रोटम स्पीकर ने क्या किया, वो खुद भी एमपी थे, वो खुद भी क्या थे, एमपी थे। उन्होंने सारे एमपीज को क्या किया, उन्होंने सारे एमपीज को ओथ दिलवाई, सारे एमपी को क्या दिलवाई, ओथ दिलाई। बट प्रोटम स्पीकर वो अपॉइंट किसने किया, प्रेसिडेंट ने। प्रोटम स्पीकर की ओथ किसने दी, करवाई, प्रेसिडेंट ने। स्पीकर को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ने किया, ओथ भी प्रेसिडेंट ने दी। बात को समझिएगा। अब सारे एमपीज को इसने कसम दिलवाई और खुद भी कसम खाई होगी, बट ऑब्वियस। तो क्या हुआ, अब सारे फुल फ्लेज एमपी बन गए। अब सारे एमपी सोचेंगे कि अब अपने में से कौन चुनना है, अपने में से कौन चुनना है जो हमारा स्पीकर बनेगा, जो हमारा क्या बनेगा, स्पीकर बनेगा। तो बेटे फिर इन्हीं एमपी में से एक एमपी निकलेंगे जो क्या बन जाएंगे, स्पीकर ऑफ एलएस, लोकसभा बन जाएंगे। अभी समझो बात को। बट क्वेश्चन है अपॉइंट कौन करता है, प्रोटम स्पीकर को प्रेसिडेंट, इनको कौन कर रहा है, जितने भी हाउस के एमपीज है, जितने भी हाउस के क्या हैं, एमपीज है। क्वेश्चन था प्रोटम स्पीकर की कसम कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलवाता है। इनको कसम कौन दिलवाता है, इनकी कसम होती ही नहीं है। ओम बिरला जी हैं इस वक्त, कोटा
राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनकी कसम होती ही नहीं है, इस बात को प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए। स्पीकर की कोई भी ओथ नहीं होती जे, ठीक है बेटे, अगर स्पीकर की ओथ होती तो मैं आपको जरूर बताता बेटा। हाँ, प्रोटम स्पीकर की होती है, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो बहुत जरूरी हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए और पॉइंट्स जो बहुत जरूरी हैं किस पे, स्पीकर पे। स्पीकर एक वोट डालता है, स्पीकर करता है बेटा एक वोट डालता है। अब एग्जांपल लीजिए, मैं बीजेपी से हूं, एक कांग्रेस से है, मैं स्पीकर हूं, कांग्रेस के वोट 50 आए हैं, बीजेपी के वोट 50 आ गए हैं। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं किस फेवर में जाऊंगा, तो वो उसको वोट को क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। स्पीकर के वोट का नाम क्या बेटे, कास्टिंग वोट, ठीक है। उसके बाद स्पीकर डिसाइड करेगा वेदर a bill is money bill or not, whether a bill is money bill or not। स्पीकर डिसाइड करता है कि एक बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। और ज्वाइंट सेशन, ठीक है, ज्वाइंट सेशन जब भी बुलाते हैं बोथ हाउसेस का, ज्वाइंट सेशन जब भी आप बुलाएंगे बोथ हाउसेस का, दैट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट प्रिजाइडेड ओवर बाय स्पीकर, बट प्रिजाइडेड ओवर बाय स्पीकर, ठीक है। तो स्पीकर की बहुत सारी भूमिकाएं हैं, स्पीकर की बहुत सारे जॉब रोल्स हैं, ठीक है। स्पीकर बहुत ही काम करता है, तो एक छोटा नहीं होता स्पीकर, स्पीकर को बहुत बड़ा माना जाता है, ठीक है। जो भी डिसीजन होते हैं बेटे वो स्पीकर द्वारा लिए जाते हैं लोकसभा में, आप देखते होंगे। इवन की जो टाइम अलॉट करना होता है सबको, वो भी डिसाइडेड बाय स्पीकर इटसेल्फ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं इतने, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं बेटा, हेडक्वार्टर्स ऑफ आईएसए। तो पहले पता होना चाहिए हमें आईएसए है क्या, ठीक है बेटा। आईएसए इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बेटा ये है आपका आईएसए, ठीक है। आराम आराम से हम एक एक बात समझेंगे, तो घबराना नहीं है, जल्दी नहीं करनी। तो बेटा क्वेश्चन वो पेपर में डालता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। हमें एक कमी है कि हम लोग रट्टा बहुत मारते हैं, हम लोग क्रैमिंग बहुत करते हैं, हम लोग क्रैमिंग नहीं करनी चाहिए बेटा। आप समझेंगे कि जब भी ये आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, तो आप किस पे ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे इंटरनेशनल पे। तो आप बोलेंगे ये कहीं आपको ऑप्शन कैसे देगा, यूएसए, जापान, फ्रांस, इंडिया। आप हमेशा बेटा कहां पे जाएंगे, आप हमेशा कहां पे जाएंगे, आपका ध्यान जो है वो हमेशा रहेगा किस तरफ, आपका ध्यान रहेगा बेटा हमेशा किसके, इंटरनेशनल की तरफ। और आप यूएस, जापान या फ्रांस को देखेंगे नहीं बेटा। इसका आंसर क्या है, ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम, हरियाणा। बेटा ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। अब ये है क्या बेटा, 2015 में इन 2015, ठीक है, 2015 की बेटे मैं बात कर रहा हूं, 2015 की बेटे बात है जब एक मीटिंग चल रही थी, जब क्या चली बेटा, एक मीटिंग चल रही थी। वो मीटिंग कौन सी है बेटा, वो हर साल होती है बेटा। वो मीटिंग कौन सी बेटा, वो हर साल होती है। अगर देखिए आप ध्यान दें, अगर आपको याद आए तो वहां पे थे फ्रांसिस्को होलांडे जो उस वक्त फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, और इधर से कौन थे, पीएम मोदी साहब, ठीक है। मैं 2015 की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2015 की बात कर रहा हूं, फ्रांसिस्को होलांडे, ठीक है। तो उस वक्त बेटा कोप 21 चल रहा था, कोप 21, आई एम सो सॉरी, कोप 21, दैट इज नोन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। दैट इज किसके लिए बेटा, कि कोई ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, या फिर हम कैसे अपनी लाइट सेव करेंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बचाएंगे, ठीक है। तो ये सब उसके लिए है, ठीक है। तो कोप 21 बेटे, कोप 21 वाज गोइंग ऑन, एंड एट दैट टाइम क्या हुआ, फ्रांसिस्को होलांडे जो थे और पीएम मोदी, उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला हम एक अलायंस शुरू करेंगे जिसमें क्या होगा,
हम चाहते हैं क्योंकि हमारी दोनों कंट्री में धूप बहुत आती है तो हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू करते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको सिंपल क्या सोचना है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है बेटा, दैट वाज स्टार्टेड बाय इंडिया एंड फ्रांस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज स्टार्टेड बाय इंडिया एंड फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस ने शुरू किया बेटा क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको आज काफी कंट्रीज जो है बेटा वो क्या कर चुकी हैं, जिसको आज काफी कंट्रीज बेटा ज्वाइन कर चुकी हैं, ठीक है। और ये इंडिया में इसका हेडक्वार्टर्स है। पेपर में वो जानबूझ के डालता है क्योंकि आप लोगों को जब इंटरनेशनल देखते हो तो आप जापान की तरफ या फ्रांस की तरफ जाते हो बेटे, बट गलती नहीं करनी आगे से। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बेटे, गुरुग्राम रहेगा, ठीक है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटे, करते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। तो बेटा मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, जो ध्यान से करने हैं आप लोगों को। देखिए मैं यहां पूछ रहा हूं सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, फिर उसके बाद लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक। तो बेटा वर्ल्ड भी है, मैं नहीं कह रहा वर्ल्ड नहीं है, बट मेक श्योर कि हमको ये भी सारे पॉइंट आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए बेटा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है पॉइंट बेटा, वो पॉइंट है आपका कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सी है, ठीक है। तो वो बेटा कौन सी हो जाएगी, वुलर लेक जम्मू कश्मीर। सलाइन वाटर चिलिका लेक ओडिशा। अब पूछा गया आपको फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है। आपको क्या पूछेगा बेटे, आपको फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड पूछा गया है। तो आई होप आप सब साथ साथ में गेसेस कर रहे होंगे, ठीक है। आई होप आप सब क्या कर रहे होंगे, ठीक है, सब गैस कर रहे होंगे और प्लीज करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपको भी ये चीज आती हो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको आंसर कर रहा हूं कि जो फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड है बेटा वो कौन सी है, तो बेटा वो है आपकी लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर। डीपेस्ट लेक पूछे तो आपसे तो आप क्या आंसर कर दोगे, लेक बैकाल या बैकाल। अब अगर आप पूछे सबसे बड़ी सॉल्ट लेक तो ग्रेट सॉल्ट लेक या सलाइन लेक, ठीक है। तो बेटे ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं जो हमें क्या करने होते हैं बेटे, याद रखने पड़ते हैं। हाँ एग्जाम में आपको यही पूछते बेटा, एग्जाम में पूछेगा आपको कि सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया का आंसर करेंगे कि सिटी ऑफ लेक्स आप किसको बोलेंगे बेटे, ठीक है। तो आप सिटी ऑफ लेक्स बोल देंगे भोपाल को, ठीक है। यहां पे कई बार एग्जाम में उदयपुर भी ऑप्शन आता है बेटे, तो उसको आपको देखना पड़ेगा अगर उदयपुर ऑप्शन हुआ और अगर भोपाल ना हुआ तो, ठीक है। प्रेफरेंस आप भोपाल को देंगे, ठीक है, प्रेफरेंस आप भोपाल को दे देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे जो आपके हो चुके हैं बेटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अब कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो हम कांग्रेस पे चलते हैं बेटा। कांग्रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस पे हम पहुंच जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बोलते हैं उसको INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। इस्टेब्लिश ये कब हुई थी बेटे, 1885 में। 1885 में इस्टेब्लिश हुई, करने वाले कौन थे, एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम, ठीक है। एओ ह्यूम थे बेटा जिन्होंने कांग्रेस को बेटा क्या किया, फाउंड किया था, ठीक है, या फाउंडेड बाय
तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है बेटा, ठीक है। तो अब बेटे जो एग्जैक्ट डेट कई बार पूछ लेते हैं बेटा, ठीक है, कई बार क्या होता है बेटे एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं, तो हमें वो भी ध्यान रखना है, ठीक है, हमें वो भी ध्यान रखना है। तो बेटे आपको आंसर करना है कि ये 28 दिसंबर 1885 में कहां पर, अगर आपसे ये देखिए ये डेट तो आपने उसको बता दी आपको, ठीक है, कहां पे पूछा तो ये बता सकते हैं आप, ठीक है, गोकुलदास कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, ठीक है। तो यहां पे क्या हुई बेटे कांग्रेस को फाउंड किया गया, ठीक है। और इसके पहले हेड प्रेसिडेंट कौन बनाए गए, WC बनर्जी। अब जब आपसे पूछा गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो यहां पे उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि इंडियन या फॉरेन की, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। अगर कुछ भी ना मेंशन किया हो तो आपको क्या करना है बेटा, फिर देखिए क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप ये अज्यूम नहीं कर लेंगे कि वो इंडियन है, ठीक है। एनी बेसेंट जो पहली थी, एनी बेसेंट, ठीक है, शी इज फ्रॉम आयरलैंड, वो आयरलैंड से थी तो वो पहली बनी। हाँ, अगर पहली इंडियन पूछ ले तो सरोजनी नायडू, अगर पहली इंडियन पूछ ले तो बेटा सरोजनी नायडू। लॉन्गेस्ट पूछते कई बार कि लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन है, तो बेटा वो है आपकी सोनिया गांधी जी, वो है कौन आपकी सोनिया गांधी जी, लॉन्गेस्ट सर्विंग ये प्रेसिडेंट रही बेटा किसकी, कांग्रेस की, ठीक है। तो आपको कांग्रेस के कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो जरूरी हैं, जैसे 1929 में लाहौर सेशन पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। और भी बहुत सारे सेशन हैं जो जिसमें बहुत सारी खास चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम करने वाले हैं अगले कुछ लेक्चर्स में, अगले कुछ क्लासेस में। बट बेसिक चीज़ें मैं आपको थोड़ा और बता दूं जो ज़रूरी करने वाली है, ठीक है। इसका पहला जो सेशन हुआ था, ठीक है, अब आप लोग बताइए, आप लोगों में से देखिए मैं आप लोगों को बीच में इसलिए टाइम देता हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि जो बेटे कुछ क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए। तो INC फर्स्ट सेशन कब हुआ था और कहां हुआ था, आप लोगों को आता है? देखिए मैं बोर्ड से इसलिए हट गया हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन देख पाएं कि INC का फर्स्ट सेशन कहां पे हुआ था बेटा, आपको आता है? देखिए एक बार ट्राई कीजिए, INC का पहला सेशन बेटा मैं आपको बता दूं जहां पे होना था वहां पर नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, वहां प्लेग की बीमारी फैल गई थी तो वहां पे नहीं हो पाया था। तो आप जानते हैं अब कहां पे हुआ था? अब अभी भी अगर आपको करंट में पूछे ना कि इंटरिम कौन है, तो इंटरिम आप अभी भी गांधी ही सोनिया गांधी ही कहेंगे। इंटरिम आप अभी भी क्या कहेंगे? सोनिया गांधी ही कहेंगे, ठीक है। तो बेटा जो पहला मैं बताता हूं आपको फिर, ठीक है, जो पहला हुआ तो कहां हुआ था बेटा? बॉम्बे में, WC बनर्जी के अंडर ही हुआ था, ठीक है। तो पहला सेशन बेटा कहां पे हुआ था, एक बार आप सारे देख लीजिए, पहला सेशन बॉम्बे में, ठीक है। किसका? INC का। INC को फाउंड किसने किया था? AO ह्यूम ने, ठीक है। और WC बनर्जी पहले बने थे, ठीक है। 1885 में ये एस्टैब्लिश्ड हो गई थी, ठीक है। ये सारी बातें आप प्लीज इसको मार्क कर, एक बार नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, जहां से आपको पॉइंट लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एक बार देखिए, ठीक है। और जो भी आपको जरूरत हो बेटे तो आप में से पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। अभी भी अगर आपसे पूछे कि इंटरिम कौन है, अभी राहुल गांधी को कहा गया था कि आप बनी तो वो नहीं बने, तो सोनिया गांधी ही हैं, ठीक है। सोनिया गांधी इस वक्त कांग्रेस की हैं चेयरपर्सन, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज। काफी बार एग्जाम में ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं, खास डिफिकल्ट नहीं है, या फिर वो आपको जानबूझ कर क्या करते हैं ऐसे पूछ लेते हैं। जैसे मैं पूछ रहा हूं, देखो पोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, एग्जाम में ऐसे काफी क्वेश्चन आते हैं बेटा, एग्जाम में ऐसे काफी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं कि पोमोलॉजी स्टडी ऑफ, कम ऑन, इट्स वेरी इजी। तो बेटे देखो ये होती है बेटे फ्रूट्स की, ठीक है। पोमोलॉजी बेटा किसकी है? फ्रूट्स की। फिर कई बार पूछ लेते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स, उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। फिर बेटा और भी बहुत चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, कैंसर की स्टडी पूछते हैं, बहुत सी पूछते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे सेल की पूछा गया है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया बेटा? सेल की पूछा गया है, तो हमें अब क्या आंसर करना है? सेल का आंसर करना है। मैं आपसे कुछ और चीज़ें पूछूंगा, ठीक है। जैसे मैं जब आप क्लास
खत्म करेंगे। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? अगर आप लोग आंसर कर पाए तो ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ठीक है, बहुत बेटे स्टडीज ऐसी हैं जो हमें क्या होता है बेटे पता नहीं होती, तो हमें पता बेटे होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी बार जो होते बेटे वो पूछते रहते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज व्हाट। ठीक है, सो स्टडी ऑफ क्या पूछा उसने? सेल्स इज सेल्स इज नोन एज व्हाट। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? इसका आप आंसर कर देंगे सेटोलॉजी। सेटोलॉजी, ठीक है, सेटोलॉजी आप क्या कर देंगे बेटा? इसका आंसर कर देंगे। ठीक है बेटे, तो ये आप सारे क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। चलिए, तो स्टडी ऑफ सेल्स के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बेटा कि मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो बेटा मैं आगे भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि जो पार्लियामेंट है बेटे उसके 3 सेशन होते हैं। पार्लियामेंट में बेटा 3 सेशन है, कौन कौन से? बीएमडब्ल्यू, ठीक है, बजटरी, मॉनसून, विंटर। बजटरी, मॉनसून और विंटर। तो बेटा सबसे जो लॉन्गेस्ट सेशन चलता है आपको वो कौन सा है? आपका बजटरी है, फिर मॉनसून, फिर विंटर बेटा। ठीक है, अब बात बेटा क्या हो रही है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। 2 सेशंस में कितना गैप होता है? ठीक है, 2 सेशंस में कितना गैप होता है? तो बेटा मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। कई बच्चे पूछते हैं सर ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस क्या होता है? तो बच्चा इस बात को समझिए। आप एग्जांपल लीजिए, निर्भय गैंगरेप केस हुआ था। निर्भय गैंगरेप केस में बेटा बात क्या हुई थी कि जब वो हुआ तब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी। पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, ठीक है। अगर कोई लॉ बनाना होता बेटा तो क्या करना पड़ता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। बट बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, तो सरकार को चिंता पड़ गई। सरकार बोली आप चिंता मत कीजिए, हम एक ऑर्डिनेंस लेके आते हैं जिसको हम टेम्पररी लॉ बोल लेते हैं। ठीक है, एक टेम्पररी लॉ लेके आते हैं कि जब भी सेशन में दोबारा हम आएंगे हम उस पर विचार करेंगे। तो बेटा इसके लिए भी इनके पास कितने होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। अब एग्जाम्पल लीजिए, निर्भय गैंगरेप केस दिसंबर में हुआ, अगला जो सेशन था वो था बजटरी सेशन फरवरी में। अब सरकार कहेगी पहले बजट पेश करवाना जरूरी है, उनके लिए तो वही जरूरी है। तो क्या पता इस सेशन में बात ही ना हो। दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, 6 महीने, तो अगला कौन सा आ जाएगा? मॉनसून में। तो शायद मॉनसून में वो बिल लेके आए। अब सबकी कंसेंट ली जाएगी, जितने एमपीज होंगे कि हाँ जी ये बिल पास करवाएं कि ना करवाएं। बोलेंगे नहीं करवाएं सर, या बोलेंगे करवाएं सर। ठीक है बेटे, याद रखिएगा जिस दिन ये बिल यहाँ पे पेश हो गया, जिस दिन ये यहाँ बिल पेश हो गया बेटा 6 वीक्स के अंदर उसको यहाँ खत्म करो, यहाँ पास करो, यहाँ खत्म करो, यहाँ पास करो। मतलब टोटल 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स मिलते हैं आपको। टोटल 6 मंथ्स इन द केस ऑफ ऑर्डिनेंस, 6 मंथ प्लस 6 वीक मिलते हैं। आप उसको पास करें या उसको खत्म करवा दें, उससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को कि 6 महीने का गैप नहीं होता। ठीक है, और ऑर्डिनेंस के केस में बेटे याद रखिएगा पॉइंट को कि जो आपको 6 महीने और 6 हफ्ते मिलते हैं कि आप इसको क्या करवाएं? पास करवाएं या इसको खत्म कर दें। ऑर्डिनेंस जो जहां तक अभी तक देखा गया है तो लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए बनाया जाता है। ऑर्डिनेंस में कोई काम जो चीज है वो नहीं आती है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, पहले भारतीय नोबेल प्राइज विजेता। नोबेल प्राइज के बारे में पहले भी हम काफी बातें कर चुके हैं, मैं थोड़ा बातें और बता दूं आपको। 1885 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, 1901 में पहला दिया गया था। ठीक है, 5 को दिया गया था, बिकॉज जब 1901 में पहली बार दिया गया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन, पीस,
इन 5 फील्ड में मिला था। मेरे को अभी तक याद है पेपर में काफ़ी बार पूछते हैं कि फादर ऑफ एक्सरे कौन है, विल्हेम रॉन्गटन, उनको मिला था, मेरे को अभी तक याद है। ठीक है, तो 1901 में पहली बार 5 फील्ड में दिया गया बेटे। 1969 में इकोनॉमिक्स फील्ड भी ऐड करी गई। स्वीडन गवर्नमेंट सारे नोबेल प्राइज देती है एक्सेप्ट वन प्राइज, दैट इज पीस प्राइज। पीस प्राइज इज गिवन बाय नॉर्वे गवर्नमेंट, पीस प्राइज इज गिवन बाय नॉर्वे गवर्नमेंट। समझिए बात को, ठीक है। नोबेल प्राइज बना कब है? 1885 में एस्टैब्लिशमेंट हुई 1885 में, फर्स्ट गिवन इन 1901। पहले कब दिया गया? 5 फील्ड में। 1969 में 6ठी फील्ड में, मतलब टोटल 6 फील्ड में मिलता है ये। पीस देती है नॉर्वे गवर्नमेंट, बाकी देती है स्वीडन गवर्नमेंट। क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, दैट वाज रविंद्रनाथ टैगोर, दैट वाज रविंद्रनाथ टैगोर। लिटरेचर में मिला इनको इनकी बुक गीतांजलि के लिए, लिटरेचर में मिला इनको इनकी बुक गीतांजलि के लिए। ठीक है, अब एग्जाम में बहुत सारे बेटे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जो बेटा नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज कौन सी करेंसी में गिवन होता है, मतलब कौन सी करेंसी में उसको अमाउंट दी जाती है, तो करोन में। ठीक है, नोबेल थे कौन? एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन से थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का। क्या आविष्कार किया बेटा? डायनामाइट का। अगर डायनामाइट ना लिखा हो तो नाइट्रोग्लिसरीन जो उसमें पड़ती है उसका आविष्कार इन्होंने किया था, एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इनके नाम पे नोबेल प्राइज। और मिलते कब हैं? 10 दिसंबर को। वो पूछते हैं क्यों 10 दिसंबर को? बिकॉज उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि नोबेल प्राइज 10 दिसंबर को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एल्फ्रेड नोबेल की उस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, तो एक और चीज बता दो बेटा, आज तक सिर्फ इकोनॉमिक्स ऐसा प्राइज है जो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। आज तक सिर्फ इकोनॉमिक्स ऐसा प्राइज है जो डिसकंटिन्यू बेटा नहीं हुआ, बाकी सारे डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई थी, 2 भी हुई थी, तब इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। बट जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स है वो शुरू ही 1969 में हुआ बेटा, तो फिर डिसकंटिन्यू करने का मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आप बात समझ गए होंगे। अब राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है? राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है? ठीक है, तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे? इजी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको राज की बात बताऊंगा कि राणा जी और जवाहर जी। ठीक है, मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं कि राणा जी और जवाहर जी बेचारे ठंड से कांप रहे थे, तो वह दोनों एक ही कंबल लेके सो गए। वह दोनों एक ही कंबल लेकर और उसको ओढ़कर सो गए, बिकॉज ठंड बहुत थी। तो देखिए, राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है, और जवाहर सागर डैम, ये दोनों किस रिवर पे हैं? मैंने कहा था ना, दोनों कंबल लेके सो गए, दोनों चंबल रिवर पे है। और बेटा राज की बात है तो मतलब स्टेट कौन सी है? राजस्थान। ठीक है, राज की बात है तो मतलब क्या स्टेट कौन सी है बेटे? राजस्थान। तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो समझना। तो मैं बेटा यहां बात कर रहा हूं कि राणा प्रताप सागर डैम कहां पर है। ठीक है, तो उसको लर्न करने का इजी वे क्या है कि राणा जी और जवाहर जी दोनों बहुत ठंड में बाहर थे, तो वह दोनों एक ही कंबल लेकर सो गए। ये राज की बात है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अमीर थे तो वो किसी को बताना नहीं चाहते थे कि हमारे पास एक ही कंबल है। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम दोनों किस पे है बेटा? चंबल रिवर पे बेटा। ठीक है, और स्टेट कौन सी बेटे? राजस्थान। स्टेट कौन सी बेटे? राजस्थान। ठीक है, समझ गया बेटे? ये पॉइंट इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आई थिंक दैट यू ऑल नो, भारत रत्न है ना, भारत रत्न। अब बेटे भारत रत्न के पेपर में कई बार पूछा गया है कि इसका जो अवार्ड मिलता है उसकी शेप क्या होती है, तो पीपल लीव जैसा होता है। ठीक है, पीपल लीव जैसा, अभी मैं सही नहीं बना पा रहा। ठीक है, दैट इज द पीपल लीव शेप। जो पीपल का पेड़ होता है उसका पत्ता होता है बेटा, उसकी शेप का होता है। ठीक है, इट्स लाइक समथिंग दिस एंड मेरे को प्रॉपर नहीं आता बेटा, बट वो पीपल की शेप का होता है। भारत रत्न जो मिलता है बेटा, इंडिया का ये है भारत रत्न, पाकिस्तान का निशान
निशान ए पाक, निशान ए पाक, निशान ए पाकिस्तान। जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। फिर फ्रांस का लेजन दे ऑनर, लेजन दे ऑनर, ठीक है। अब एग्जाम में काफी बार पूछा गया बेटे कि निशाने पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान कौन से एक भारतीय प्रधानमंत्री को मिला, ठीक है, कौन से एक भारतीय प्रधानमंत्री को मिला निशाने पाकिस्तान, और कौन से इस पाकिस्तानी को मिला भारत रत्न, कौन से एक पाकिस्तानी को मिला भारत रत्न। तो मैं आपके लिए भी थोड़ा आपको भी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछता हूं ताकि आप भी आंसर करें, ठीक है। आप ट्राई करें, आपको नहीं आएगा तो हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी हेल्प के लिए हैं बेटा, बट मेक श्योर आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपको भी खुशी होगी, आप भी कहेंगे हमें कुछ आता है और आप भी ट्राई और करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान बात रखना, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। तो यहां बात किसकी हो रही बेटे, हाई कोर्ट्स की बेटा। 24 हाई कोर्ट्स थे हमारे यहाँ पे, 24 हाई कोर्ट्स थे, 25th ओपन हुआ, या मतलब उसका नींव पत्थर शुरू हुआ बेटा 2019 में, ठीक है। अब पूरी बात समझते हैं बेटा, आप कह रहे होंगे 24-25 का मतलब क्या बेटा, तो पहले बात को समझिए कि बच्चा जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं वो कई स्टेट्स ऐसी हैं जो शेयर भी करती हैं, जो कई कोर्ट्स ऐसे हैं जो शेयर भी करते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, हम क्या बोलते हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, मतलब पंजाब का भी और हरियाणा का भी सेम। पहले तेलंगाना और आंध्रा का भी सेम था, अब उनका अलग अलग हुआ है। तो जो 25वां बना है बेटा वो कहां बना है, आंध्रा, आंध्रा, ठीक है। अब हाई कोर्ट बेटे इसके बारे में थोड़ी बात रखिएगा, सबसे जो बड़ी जुरिस्डिक्शन है, जिस हाई कोर्ट के अंदर सबसे बड़ी जुरिस्डिक्शन आती है वो है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226 एंड अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा आर्टिकल 32 के अंदर, हाई कोर्ट इशू करेगा रिट कब, 226 के अंदर। बेटा अब मैं आपको एक बार रिट्स का जो कंसेप्ट है वो समझाना चाहूंगा बेटा, कि रिट्स का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार सारा रिट्स के बारे में बताऊंगा कि रिट्स कैसे इशू होती हैं, क्या होता है, ठीक है। आर्टिकल 32 को जो BR अम्बेडकर जी हैं उन्होंने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को कहा गया था, आर्टिकल 32 को क्या बोला गया था बेटा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे पास 5 रेट्स हैं बेटे, हमारे पास 5 रेट्स हैं। सो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्जरी, ठीक है। अब देखिए प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट मीन टू स्टॉप समथिंग, टू स्टॉप समथिंग। मैंडेमस मीन्स टू कमांड, टू कमांड, ठीक है। मैंडेमस मीन्स टू कमांड। क्यू वारंटो मीन्स अंडर which authority you hold this public office, PO. Surgery, to quash the order of court. Habeas corpus, to have body. तो मैं इनको आप पांचों का इसका मतलब समझाऊंगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा आपके या मेरे घर में कोई भी अगर अरेस्ट होता है, कोई पुलिस वाले आते हैं उठा कर ले जाते हैं, ठीक है, बिना किसी वारंट के, बिना किसी समन के या समन और वारंट के भी, और वो क्या करते हैं FIR पे डेट नहीं डालते,
एफआईआर पे जब डेट डलती है तो उसके 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उस बंदे को पेश करना होता है ताकि वो अपना बयान दर्ज करवा सके, जो भी उसने बोलना है वो बोल सके। कई बार क्या होता है, पुलिस वाले जानबूझकर, मैं सबको नहीं कह रहा, कई बार होता है कि पुलिस वाले जानबूझकर ऐसा करते हैं कि उस पर जानबूझ के एफआईआर का डेट नहीं डालेंगे, टाइम डालेंगे, उसको उठा के ले जाएंगे और हमारे बार बार कहने पे भी बंदे को नहीं छोड़ेंगे और उस पर कोई केस भी नहीं होगा, उसको बिना मतलब के उठाया गया होगा। हम जाते हैं पहले पुलिस स्टेशन, नहीं सुनता हमारी कोई, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, नहीं सुनी जाती, हम बेटा कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। मेरी बात ये याद रखिएगा कि रिट इशू कौन करेगा, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हम जाएंगे कहाँ पे, हम पहुंचेंगे हाई कोर्ट। हम कहेंगे सर हमारे बंदे को ऐसे छोड़ा नहीं जा रहा, बिना मतलब के उसको अंदर रखा गया है, तो कोर्ट क्या इशू करेगा, हैबियस कॉर्पस। वो बोलेगा किस अथॉरिटी के अंदर, टू हैव बॉडी, आपके पास कोई प्रूफ है, आपने इस बंदे को क्यों रोक रखा है अपने पास, क्यों इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रहे, इसी गलती क्यों नहीं बता रहे, इसने क्या किया है। तो बेटा पहली हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव बॉडी। उसके बाद मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा एक केस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा एक केस चल रहा है और जो वकील जी हैं वो क्या कर रहे हैं, तरीक पे तरीक दे जा रहे हैं। मैं बार बार डिमांड कर रहा हूँ सर सारे एविडेंस पूरे हो चुके हैं, आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको ख़त्म कीजिए इस केस को, बट नहीं, वो नहीं करते। तो मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हाई कोर्ट क्या इशू करता है, मैंडेमस, तो कमांड करता है क्यों आप एक व्यक्ति को इंसाफ नहीं दे रहे, क्यों उसको लटका कर रखा हुआ आपने जानबूझकर, तो वो क्या होता है, मैंडेमस। अब प्रोहिबिशन मतलब स्टॉप करना। अब एक बात समझिए, एक 25 लाख रुपए केस है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं आती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जुरिस्डिक्शन 20 लाख की आती है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और 25 लाख का केस जो है उसका वो फैसला सुनाने लगा है, कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैं जाऊँगा हाई कोर्ट के पास, मैं बोलूँगा सर इनके पास अथॉरिटी नहीं है, ये कैसे सुना रहे हैं, मैंने बोला था कि आप जो ये केस है सर हाई कोर्ट रेफर कर दीजिए। वो बोले नहीं, मैं यही इसका जो आपको फैसला सुना दूंगा। तो कोर्ट क्या इशू करेगा, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट मतलब आप रुक जाइए, टू स्टॉप समथिंग, कि रुक जाइए, ये आप में पावर वेस्ट नहीं करती है, प्रोहिबिट हो जाइए, ठीक है। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो के अंदर कैसा आता है कि अंडर विच अथॉरिटी यू होल्ड दिस पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस क्या है, एग्जाम्पल लीजिए, एमएलए क्या है, एक पब्लिक ऑफिस है। चेयरमैन किसी भी बोर्ड का क्या है, एक पब्लिक ऑफिस है जिससे वो पैसे कमा रहा है। हमारा ऑफिस है पब्लिक ऑफिस, जहां हम जाते हैं। तो क्या होता है, कई सरकारें क्या करती हैं, जैसे एक बार आम आदमी पार्टी में भी केस चला था, उनके 21 एमएलए डिस्क्वालीफाई किए गए थे, अगर आपको याद हो। 21 वो अगर आपको नहीं पता तो वो केस पड़ेगा। 21 एमएलए डिस्क्वालीफाई किए गए, क्यों किए गए, क्यू वारंटो के कारण। पब्लिक ऑफिस क्यों होल्ड कर रहे हैं वो फालतू में। या उस वक्त आतिशी एक उनकी है लीडर, वो कुछ भी नहीं थी पर उनको सारी एमएलए वाली फैसिलिटी मिली हुई थी, तो वो कहते क्यों मिली उनको। तो क्यू वारंटो होता है कि आपको जवाब देना पड़ता है कि अंडर विच अथॉरिटी यू होल्ड दिस पब्लिक ऑफिस। आपको चुना नहीं किया सर, तो आप किस अथॉरिटी में ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सर्जरी, अब मैंने केस की बात की थी कि 25 लाख का केस था, 25 लाख का जो केस चल रहा था, बट 20 लाख पावर उसमें वेस्ट करती थी, बट उसने फैसला सुना दिया, और फैसला मेरे दूसरी पार्टी के हक में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सर्जरी इशू करवाऊंगा टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। मेरे नीचे वाले कोर्ट का जो ऑर्डर है वो क्वैश किया जाएगा, वो खत्म किया जाएगा, और क्या किया जाएगा, उसको सारे जो डॉक्यूमेंट्स मेरे को ऊपर लाके उसको केस को रिव्यू किया जाएगा, और फिर जो है वो उसको फैसला देंगे, ठीक है। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन स्टैटिक सेकंड पार्ट के, ठीक है। आपको कोई भी ज़रूरत हो या कोई भी कमी लगी हो या कुछ भी आपको कम लगा हो मटेरियल, ठीक है, या आपको कोई भी कंप्लेंट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। हम उसको कोशिश करेंगे सुधार करने की, ठीक है। थैंक यू सो मच।